नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि तिवारी। क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। अक्सर हम यहां से ये बात कहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि क्राइम जो है उससे कभी किसी का भला नहीं होता और गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आज नहीं तो कल वो ज़रूर पकड़ा जाता है। आज की कहानी को सुनने के बाद, आज के वाक़े को सुनने के बाद आपको इस बात पर फिर से यकीन हो जाएगा, बल्कि पूरा यकीन हो जाएगा। और ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे एक शातिर रेपिस्ट, एक गैंगरेप का आरोपी 22 सालों तक पुलिस को और यहां तक कि देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई को छकाता रहा और इसके बाद 22 साल बाद वो पकड़ा गया। कैसे इन्वेस्टिगेशन कड़ी दर कड़ी, परत दर परत आगे बढ़ी और कैसे पुलिस के हाथ उस गुनहगार तक पहुंचे, ये जानना वाकई बहुत रोचक है। तो आइए सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के बारे में आप लोगों ने शायद क्राइम तक पर भी देखा हो या सुना हो। क्राइम तक पर एक वीडियो हमने अपलोड किया है, लेकिन इसके इन्वेस्टिगेशन की जो बारीकियां हैं उससे शायद आप इतने वाकिफ ना हो जितना आप इस वक्त इस कहानी को सुनने के बाद होंगे। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पुलिस किस तरह से कई बार गुनहगारों का पीछा करते हुए हर कोशिश करती है, हर मुमकिन कोशिश करती है और उसे कामयाबी मिलती है। तो आइए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस घटना के बारे में मैं आपको जल्दी से बता दूं। ये 1999 की घटना है और ओडिशा में कटक एक मेजर टाउन है। भुवनेश्वर राजधानी है और भुवनेश्वर का मतलब नेबरिंग सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है कटक। वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, उनकी बीवी के साथ कटक में गैंगरेप की घटना हुई थी और घटना 1999 की है। और तब ये घटना जो है, इसको लेकर इतना शोर शराबा हुआ, पूरे राज्य में इतना भूचाल आया, पॉलिटिकली इतना रैटल हुआ सिस्टम कि उस समय जेबी पटनायक की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, और उनकी सरकार गिर गई। और आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना संगीन और कितना बड़ा था और कितना उस वक्त इस घटना को लेकर शोर मचा होगा। 17 दिन के अंदर इस मामले के गैंगरेप के जो 3 आरोपी थे, 3 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। एक आरोपी का नाम है धीरेन्द्र मोहंती और दूसरे आरोपी का नाम है प्रदीप साहू। लेकिन जो तीसरा आरोपी है, जिसका नाम है विवेकानंद बिस्वाल, ये लाख कोशिश के बावजूद पकड़ में नहीं आया। 17 दिन तो क्या, 17 महीने गुजर गए, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। इस मामले की नज़ाकत को या फिर ये कितना संगीन है, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि तब जो भुवनेश्वर हाईकोर्ट है, ओडिशा हाईकोर्ट है, ओडिशा हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी और सीबीआई से कहा कि आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट कीजिए, सारे दोषी लोगों को गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए। सीबीआई को ये जिम्मेदारी मिली। सीबीआई ने पूरी ताकत लगाई, चार्जशीट दाखिल की और ये जो आरोपी है धीरेन्द्र मोहंती और प्रदीप साहू, जो 2 लोग पकड़े गए थे, उनको इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हुई और वो जेल में सड़ रहे थे, अपनी सज़ा काट रहे थे। लेकिन इसी बीच ये जो दूसरा आरोपी है प्रदीप साहू, ये पिछले साल फरवरी के महीने में उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान भुवनेश्वर के एक अस्पताल में। तो 3 में से एक आरोपी धीरेन्द्र मोहंती अब भी कटक की जेल में बंद है। प्रदीप साहू जो जेल में बंद था, उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में पिछले साल मौत हो गई। और चौथा आरोपी, माफ कीजिएगा, तीसरा आरोपी विवेकानंद बिस्वाल, वो अब भी फरार है। कुल मिलाकर ये स्टेटस जो है वो हाल के दिनों तक था जब इस मामले की नए सिरे से पुलिस जांच करने जा रही थी। तो ये 3 कैरेक्टर थे और तीनों का अंजाम, तीनों का हश्र मैंने आपको बताया। अब हुआ ये कि पिछले दिनों भुवनेश्वर में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है IIFL, और इस फाइनेंस कंपनी में 12 करोड़ रुपए की डकैती हुई ओडिशा में। 12 करोड़ की डकैती एक बड़ी बात है। इतना बड़ा अमाउंट अगर कहीं डकैत आए, लूट कर चले जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला बहुत नाजुक है। तो खुद जो भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर हैं डॉक्टर सुधांशु शाडंगी, उन्होंने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली और जहां पर डकैती हुई थी वहां के सीसीटीवी फुटेज उन्होंने रिट्रीव किए। कुछ फुटेज को जूम इन करके उन्होंने जो भी डकैत वहाँ लूटपाट करने के लिए आए थे उनकी तस्वीरें उन्होंने सेव की, स्क्रीनशॉट लिए उसके, और इन तस्वीरों के साथ वो पहुँचे
कटक के जेल में। कटक जेल इसलिए पहुंचे क्योंकि वो इन तस्वीरों को वहाँ के कुछ पुराने और घाघ अपराधी जो वहाँ बंद है उसको दिखाकर ये पहचान कराने की कोशिश में थे कि इनमें से किसी अपराधी को अगर जेल में बंद कोई दूसरा अपराधी पहचान ले तो हमारा केस जो है वो थोड़ा आसानी से सुलझ जाएगा। तो ये कोशिश थी डॉक्टर सुधांशु षाडंगी की, और वो कटक जेल में इसी डकैती के कुछ आरोपियों की सीसीटीवी तस्वीर लेकर वहाँ जांच के सिलसिले में पहुंचे थे। कटक जेल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डॉक्टर षाडंगी को वहाँ धीरेन्द्र मोहंती से मिलवाया, और ये कहते हुए मिलवाया कि डॉक्टर षाडंगी, आपको याद होगा 1999 में जो आईएफएस ऑफिसर की बीवी के साथ जो गैंगरेप का मामला हुआ था, ये जो धीरेन्द्र मोहंती है ये उस केस का एक्यूज्ड है, बल्कि एक्यूज्ड क्या, अब तो ये उस केस का दोषी है, गुनहगार है, और इसको आजीवन कारावास की सजा हुई है और हमारे जेल के सबसे पुराने कैदियों में ये है। तो आप इससे बात कीजिए, ये शायद आपको इन मुलजिमों के बारे में कुछ बताए जो सीसीटीवी तस्वीरें आप लेकर आए। तो खैर, वो जो 12 करोड़ की डकैती का मामला था उसमें जो भी लीड मिली या नहीं मिली जेल में पूछताछ करने से, ये तो एक और बात है, उसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ डॉक्टर षाडंगी को जेल जाने के बाद पता चला कि इस मामले के जो 3 आरोपी थे गैंगरेप के, उसमें से एक से तो उनकी मुलाकात हो गई, एक की पिछले साल मौत हो गई थी, और जो तीसरा आरोपी है विवेकानंद बिस्वाल, वो अभी फरार है। ऑब्वियसली ये बात पुलिस के लोगों को और अफसरों को पता थी, लेकिन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। तो उस समय तक डॉक्टर षाडंगी के दिमाग में इतना नहीं था कि इस मामले का एक आरोपी फरार है जिसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन जब वो जेल से लौट कर आए और उन्होंने उस 1999 की उस कहानी को रिविजिट किया, तो उनको इस विवेकानंद बिस्वाल के बारे में पता चला और उनको लगा कि यार इसको पकड़ना होगा। फिर डॉक्टर षाडंगी ने एक ऑपरेशन प्लान किया जिसका नाम उन्होंने रखा साइलेंट वाइपर, और इस साइलेंट वाइपर ऑपरेशन में उन्होंने कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को इस मिशन में शामिल किया। और किसको शामिल किया ये आप सुनिए। उन्होंने शामिल किया डीसीपी कटक को, और उन्होंने शामिल किया स्पेशल स्क्वाड के इंस्पेक्टर को, जो स्पेशल स्क्वाड कटक पुलिस का, भुवनेश्वर पुलिस का है, उसके जो इंस्पेक्टर है, मेन इन्वेस्टिगेटर है, उनको शामिल किया। और साथ में शामिल किया कटक में ही एक बारंगा पुलिस स्टेशन है, वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज को, यानी थानेदार को। इनको क्यों शामिल किया ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। हुआ ये कि ये जो विवेकानंद बिस्वाल है जो फरार था उस गैंगरेप के मामले में, उसका ताल्लुक कटक के बारंगा थाना इलाके के ही एक गांव से था, जिस गांव का नाम था नारायणपुर। तो अब पुलिस जो है वो चुपचाप इस विवेकानंद बिस्वाल के बारे में जानकारी जुटाने लगी। जानकारी जुटाती रही, और जुटाने के दौरान जब पुलिस ने सारे बही खाते खंगाले, पुराने जो केस डायरी थी, जो उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें जो आरोपियों के नाम लिखे गए थे, उसमें विवेकानंद बिस्वाल का नाम तो मिला, लेकिन साथ में उसका एक एलियस मिला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उर्फ, या उर्दू में कहते हैं उर्फ, किसी एक आदमी का जो उपनाम होता है वो, और उसमें लिखा हुआ था वीके। तो ये वीके का क्या फुल फॉर्म था ये पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस समय ओडिशा पुलिस के लोगों ने ये वीके गलत लिखा था। बेसिकली वो वीके नहीं बल्कि बीके है, और इस बीके का फुल फॉर्म है बारंगा किंग। असल में ये जो विवेकानंद बिस्वाल है जो फरार था, ये अपने दोस्तों और सर्कल के बीच में जो है वो बारंगा किंग के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब ये कि जो गुनहगार होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनको भी थोड़ी शेखी बघारने का शौक होता है। तो ये जो बंदा था विवेकानंद बिस्वाल, इसको बारंगा किंग के नाम से जाना जाता था। लेकिन बारंगा किंग यानी बीके जो एलियस है, उपनाम है, उसकी रॉन्ग एंट्री पुलिस वालों ने अपने बही खातों में की थी, और वो वीके के नाम से की थी। तो वीके नाम से जो है पुलिस को कोई खास उस समय वो गिरफ्तार भी नहीं कर पाई, और वीके का उस समय पुलिस को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन अब जब पुलिस को ये पता चला, जब दोबारा जांच शुरू हुई, तो पता चला कि वो वीके नहीं बीके है, और बारंगा किंग नाम है। बारंगा किंग के नाम से विवेकानंद बिस्वाल को जानते हैं। तो इस तरह से सारी बातें एक दूसरे से जुड़ने लगी, कोरोबोरेट होने लगी, और ये कंफर्म हो गया कि वो विवेकानंद बिस्वाल जो है वो बारंगा का ही रहने वाला है।
इसी वजह से पुलिस ने कटक के बारंगा पुलिस स्टेशन के एसओ कह लीजिए या ऑफिसर इंचार्ज कह लीजिए, उसको पुलिस ने अपने इस इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड में शामिल भी किया था। अब पुलिस ने जो है खुफिया तरीके से बारंगा के नारायणपुर गांव में विवेकानंद बिस्वाल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। और ये जानकारी जो है वो जल्दबाजी में नहीं जुटाई गई, क्योंकि जल्दबाजी में अगर जुटाई जाती तो शायद विवेकानंद बिस्वाल जो फरार था उसको शक हो जाता, उस तक खबर पहुंच जाती, और वो अगर कहीं भी छुपा हुआ है तो वो वहाँ से भी फरार हो सकता था। इसीलिए ये जो इनपुट गैदरिंग है या इंटेलिजेंस गैदरिंग है, उसमें पुलिस को 2 से 3 महीने लगे। और इस 2 से 3 महीने में पुलिस को जो जो बातें पता चली मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो पुलिस को जिस बात ने स्ट्राइक किया, वो तो आपको नाम का डिफरेंस था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जो दूसरी बात जिसने पुलिस को सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया वो ये कि ये जो विवेकानंद बिस्वाल है, इसका जो परिवार है वो परिवार ठीक ठाक जिंदगी जी रहा था। मतलब गांव में एक परिवार को एक मतलब शांतिपूर्ण और ठीक ठाक जिंदगी गुजारने के लिए जितने पैसे चाहिए उसको उतने पैसे उस परिवार के पास थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विवेकानंद बिस्वाल के घर में उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटे की हाल ही में शादी हुई थी। और इत्तेफाक से ये जो दोनों बेटे हैं इनके पास कोई रोजगार नहीं था। मतलब वो कहीं परमानेंटली एंगेज्ड नहीं थे, कहीं छोटा मोटा काम कभी कर लिया वो बात अलग है। तो रोजगार नहीं था, इसके बावजूद उनका परिवार ठीक ठाक चल रहा था। तो इससे पुलिस को ये शक होने लगा कि ये जो बिस्वाल की बीवी और बच्चे हैं उनके पास पैसों का कोई इनफ्लो है, कोई है जो पैसे उन तक पहुंचाता है या भेजता है। लेकिन पुलिस को ये बात कंफर्म करनी थी, सिर्फ एज्यूम करने से तो नहीं चलता। तो पुलिस ने कंफर्म करने के लिए उस परिवार के बारे में और डीप इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए, जुटाए, और उसमें पुलिस को ये पता चला कि ये जो बड़ा बेटा है विवेकानंद बिस्वाल का, उसके बड़े बेटे के बैंक अकाउंट में तकरीबन हर महीने, एग्जैक्टली तो हर महीने नहीं लेकिन अक्सर कुछ समयांतराल के दौरान जो है 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक कोई है जो डिपॉजिट करता है। अब ये शख्स कौन है, पुलिस को इसके बारे में जानना था। लेकिन उसके परिवार से पुलिस ये पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर परिवार से पूछताछ करते तो परिवार वाले विवेकानंद बिस्वाल को, जो आरोपी फरार है 22 सालों से, उसको बता देते। तो इसीलिए उन्होंने परिवार वालों से पूछताछ नहीं की। लेकिन पुलिस टीम ने बहुत ही खुफिया तरीके से, चुपके से ये पता करने की कोशिश जारी रखी कि आखिर ये पैसे आ कहाँ से रहे। और इस कोशिश में पुलिस को एक और कामयाबी मिली, एक और जानकारी मिली, और वो जानकारी ये थी कि ये पैसे विवेकानंद बिस्वाल के घर वालों को महाराष्ट्र से कोई भेज रहा था, जो कभी पुणे से, कभी लोनावाला से, कभी मुंबई से, वहाँ से पैसे जो है वो डिपॉजिट होते थे। तो कहने का मतलब ये कि इस बिस्वाल परिवार में कोई ऐसा ज़रूर था जो महाराष्ट्र में रहता था और वो ये पैसे भेज रहा था। पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महाराष्ट्र वाला आदमी जो बार बार पैसे भेज रहा है वही विवेकानंद बिस्वाल हो। तो पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को और डेवलप करने की कोशिश की, और जब पुलिस ने इंफॉर्मेशन डेवलप की तो पुलिस को आप समझिए कि एक तरह से एक झटका सा लगा। झटका ये लगा कि महाराष्ट्र से जो आदमी विवेकानंद बिस्वाल के बेटे के अकाउंट में पैसे डालता था, उस आदमी का नाम विवेकानंद बिस्वाल नहीं था। कहने का मतलब ये कि खुद विवेकानंद बिस्वाल जो है पैसे नहीं डाल रहा था, बल्कि पैसे डालने वाले आदमी का नाम था जालंधर स्वाइन। अब यहां पर एक बड़ा घनघोर कंफ्यूजन था कि जालंधर स्वाइन नाम का एक आदमी विवेकानंद बिस्वाल के बेटे के अकाउंट में रह रहकर पैसे डालता है, तो क्यों डालता है। जाहिर है ये शक आपके दिमाग में भी हो रहा होगा, पुलिस वालों के दिमाग में भी हुआ कि कहीं ये विवेकानंद बिस्वाल ही तो नहीं है जो जालंधर स्वाइन बनकर कहीं महाराष्ट्र में रह रहा है। इस तरह का खटका जो है वो पुलिस को लगा। इसी बीच पुलिस को एक जानकारी ये भी मिली कि विवेकानंद बिस्वाल की बीवी जो है वो लोकल बॉडीज़ के जो ऑफिसेज हैं, मतलब जो नगर निगम या गांव ग्राम परिषद का जो ऑफिस है, वहाँ पर वो पहुंची है अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए, हासिल करने के लिए, ताकि उसके पति विवेकानंद बिस्वाल के नाम पर जो ज़मीन है उसको वो बेच सके और कुछ पैसे अपने फैमिली के लिए वो जुटा सके। ये बात जो है वो पुलिस को थोड़ी हैरान कर रही थी, क्योंकि अगर विवेकानंद बिस्वाल जिंदा है तो उसकी बीवी जो है डेथ सर्टिफिकेट कैसे हासिल करने की कोशिश कर रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मरा हुआ दिखाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रही है, या फिर क्या सचमुच विवेकानंद बिस्वाल की मौत हो चुकी है? इस तरह के कई सवाल थे और कन्फ्यूज़न भी था। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो यही था कि जो आदमी महाराष्ट्र से विवेकानंद बिस्वाल के बेटे के अकाउंट में पैसे डाल रहा था, वो खुद विवेकानंद बिस्वाल ही था, या जालंधर स्वाइन नाम का यह आदमी बिल्कुल ही कोई दूसरा आइडेंटिटी है, कोई दूसरा इंसान है? इसके बारे में भी पुलिस को पता करना था। तो पुलिस ने फिर उसके बारे में, जालंधर स्वाइन के बारे में और जानकारी जुटाई, और जब जानकारी जुटाई तो उसका एड्रेस जो है वो निकला लोनावाला के एम्बी वैली का। अब एम्बी वैली का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बहुत ही वन ऑफ द पॉशेस्ट लोकेलिटी ऑफ आवर कंट्री है, जहाँ सारे सेलिब्रिटीज सचिन तेंदुलकर से लेकर और न जाने कितने नाम हैं जिनका मतलब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। मतलब बहुत बिग गन्स जो है वो वहाँ एम्बी वैली में उनके फ्लैट्स हैं, डुप्लेक्स विलाज हैं, जितना मैं जानता हूँ। तो वहाँ का ये एड्रेस था, लेकिन एम्बी वैली का एड्रेस होने के बावजूद इसके बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली वो ये मिली कि जालंधर स्वाइन नाम का जो आदमी है ये एम्बी वैली में रहकर वहाँ प्लम्बर का काम करता है। तो कुल मिलाकर एम्बी वैली में वो रहता ज़रूर है, लेकिन एम्बी वैली में कोई डुप्लेक्स या विला का ओनर नहीं है, बल्कि प्लम्बिंग का काम करता है। और वहीं पर एम्बी वैली के बैरक में रहता है, जहाँ पर दूसरे एम्बी वैली में काम करने वाले जो दूसरे आप लेबरर्स कह लीजिए या एक्सपर्ट्स कह लीजिए, टेक्नीशियंस कह लीजिए, वो लोग जहाँ एम्बी वैली के बैरक में रहते हैं वहीं पर ये जालंधर स्वाइन भी रहता है। आधार कार्ड में उसका यही सारा डिटेल मेंशन्ड था। पुलिस ने उसके आधार कार्ड के ज़रिए जो है बैंक में जो पैसे डिपॉजिट कराए थे उसके ज़रिए जो है उसके बारे में और जानकारी जुटाई, और जानकारी जुटाने पर यह पता चला कि ये जो जालंधर स्वाइन है उसने आधार कार्ड में और अपने दूसरे दस्तावेजों में अपने पिता का नाम पूर्णंदा स्वाइन लिखवा रखा है, या पूर्णंदो जो भी कह लीजिए, पूर्णंदो स्वाइन जो है उसने अपने पिता का नाम लिखवा रखा है। अब जब पुलिस को जालंधर स्वाइन के पिता का नाम पता चला तो पुलिस ने क्रॉस चेक करने के लिए ये जो कटक के बारंगा थाना इलाके में नारायणपुर गांव है, यहाँ पर ये जो विवेकानंद बिस्वाल रहता था, जो गांव है, वहाँ पर उसने पता करवाया कि विवेकानंद बिस्वाल के पिता का नाम क्या है, ये पता करो। तो जो पुलिस की टीम यहाँ लोकल काम कर रही थी, यानी बारंगा थाने के एसएचओ, उन्होंने पता किया तो उनको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन क्लिक कर गई। क्लिक क्यों कर गई कि विवेकानंद बिस्वाल के पिता का नाम भी पूर्णंदा है, और पूर्णंदो बिस्वाल उसके पिता का नाम है, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि विवेकानंद बिस्वाल के पिता का नाम भी पूर्णंदा बिस्वाल, और जालंधर स्वाइन जो एम्बे वैली में रहता है, जो विवेकानंद के घर वालों को पैसे भेजता है, उसके पिता का नाम भी पूर्णंदा स्वाइन है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है? आप समझ पा रहे होंगे कि ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये जो जालंधर स्वाइन है यही असल में विवेकानंद बिस्वाल है, जो चोरी छिपे अपनी नई आइडेंटिटी से, झूठे पहचान से एम्बी वैली में रह रहा था, और वहाँ से रहकर अपने फैमिली को ओडिशा में सपोर्ट कर रहा था। और पिछले 22 सालों से वो अपनी पहचान बदलकर, अपना हुलिया बदलकर सक्सेसफुली पुलिस को और सीबीआई को धोखा देकर रहने में कामयाब रहा, और एम्बी वैली में इन दिनों छिपा हुआ था। अब पुलिस को, ओडिशा की पुलिस ने जब इतनी जानकारियां जुटाई और सब कुछ मतलब पुलिस को लगने लगा कि अब इस आदमी को पकड़ा जा सकता है, तो ओडिशा की एक पुलिस टीम, साइलेंट वाइपर के नाम से जो मिशन या ऑपरेशन ये लोग चला रहे थे, उस पुलिस टीम के मेंबर पहुंचे पुणे, और वहां से लोनावाला, और लोनावाला की लोकल पुलिस को उन्होंने साथ में लिया, और उन्होंने पिछले शनिवार को एम्बी वैली में धावा बोला। और धावा बोलने के बाद इस जालंधर स्वाइन का पीछा करते हुए वो पहुंचे उस बैरक में, जिस बैरक में सारे टेक्नीशियंस, लेबरर्स और एम्बे वैली में काम करने वाले जो कामगार है वो जिस बैरक में रहते हैं, वहाँ जाकर इत्तेफाक से उनको जालंधर स्वाइन नाम का वो बंदा भी मिल गया। पुलिस ने पूछा कि भाई तुम ही जालंधर स्वाइन हो? बोला हाँ मालिक मैं ही हूँ, ये देखिए मेरा आधार कार्ड, और मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ। तो पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसके बॉडी लैंग्वेज से तो पुलिस बहुत ज़्यादा सेंस नहीं कर पाई, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि ठीक है तुम अपना मोबाइल फ़ोन हमें दो, तो पुलिस को उसने ये कहा कि मैं तो मोबाइल फ़ोन रखता ही नहीं हूँ, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है ही नहीं। इस तरह की बात उसने कही। और जब पुलिस ने सर्च करने की कोशिश की कि वो जहाँ पर रहता था उस बैरक में बोला कि तुम्हारा बिस्तर कौन सा है बताओ, हमें उसकी तलाशी लेनी है, तो उसने जो है अपना बिस्तर नहीं दिखाकर किसी और के बिस्तर की तरफ इशारा कर दिया, और वहाँ से
जब उस बिस्तर की पुलिस ने तलाशी ली तो वहाँ से पुलिस को एक फ़ोन मिला, और वो फ़ोन जो है वो फ़ोन इत्तेफाक से डिफंक्ट था, काम नहीं कर रहा था। अब इस जालंधर स्वाइन को पुलिस ने पकड़ा और कहा कि भाई तुम्हारे बिस्तर से तो ये फ़ोन मिला है और तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारा फ़ोन है ही नहीं, तुम फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करते हो, तो सच क्या है जल्दी बताओ। तो पुलिस ने जब थोड़ी उसकी चूड़ी कसी जिसे कहते हैं उसको जब टाइट किया तो जालंधर स्वाइन ने माना कि हाँ मेरे पास एक फ़ोन है और वो इत्तेफाक से अभी मेरे पास नहीं है। उसने फिर से झूठ बोला। तो पुलिस ने कहा ठीक है, तो तुम्हारा जो फ़ोन है उसका नंबर दो। उसने नंबर बताया, और जैसे उसने नंबर बताया और पुलिस वालों ने वहीं बैरक में खड़े खड़े उस नंबर पर कॉल किया तो घंटी उसी बैरक में बजने लगी। और मान लीजिए उसने जिस बिस्तर की तरफ इशारा किया था उस बिस्तर पे नहीं बल्कि किसी दूसरे बिस्तर से वो फ़ोन की घंटी सुनाई दे रही थी। पुलिस जब पहुंची उस बिस्तर पर तो देखा कि वहाँ पर हाँ वाकई फ़ोन की घंटी बज रही है। और जब पुलिस ने इससे कहा कि भाई तुम्हारे पास तो फ़ोन नहीं था, पहले तुमने झूठ बोला और फिर तुम्हारा फ़ोन यहाँ किसी दूसरे के बिस्तर में मिल रहा है, तो जालंधर स्वाइन ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं घबरा गया था और मैंने आपको किसी दूसरे का बिस्तर दिखा दिया था, असल में यही मेरा बिस्तर है जहाँ से मेरा ये फ़ोन आपको मिला है। तो पुलिस ने पूछा कि तुम जालंधर स्वाइन हो या विवेकानंद बिस्वाल हो। तो उसने पुलिस को भरमाने की भरसक कोशिश की, आधार कार्ड दिखाया और कहा कि मैं कटक के पास का रहने वाला हूँ, मेरे पिता का नाम पूर्णनंदा स्वाइन है, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। लेकिन पुलिस सारे सबूतों के साथ और जो भी क्लूज़ अब तक पुलिस को मिले थे वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पुलिस वहाँ पहुँची थी। पुलिस ऐसे ही अचानक रातों रात वहाँ नहीं टपक पड़ी थी। महीनों का पुलिस ने साइलेंट तरीके से, पुलिस ने बड़ी खामोशी से इन्वेस्टिगेट किया था इस मामले को। तो वहाँ पर जो एम्बी वैली का सिक्योरिटी ऑफिस है, वहाँ पर जब इससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे तो इसने पुलिस को चकमा देकर वहाँ से एक बार और भागने की कोशिश की। लेकिन इस बार पुलिस जो है वो कोई ढील नहीं दे सकती थी और देना नहीं चाहती थी। तो फाइनली पुलिस ने उसको पकड़ ही लिया, और जब उससे सख्ती की तो उसने कबूल किया कि हाँ वो 22 साल से फरार है, सीबीआई और पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकता रहा है और अपनी नई पहचान नए आधार कार्ड के साथ एम्बी वैली में सालों से रह रहा है। पहले वो कुछ और काम किया करता था लेकिन अब वो प्लम्बर बन चुका है और अपने फैमिली के कांस्टेंट टच में है। वो अपने बेटे को रुपए भेजता है और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इस तरह से 22 सालों से जो आरोपी पुलिस और सीबीआई की आंखों में धूल झोंक रहा था, एक इत्तेफाक ने उस आरोपी को पकड़वा दिया, और वो इत्तेफाक था उस फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में हुई 12 करोड़ की डकैती। न वो डकैती होती, न भुवनेश्वर पुलिस के कमिश्नर जो है उस डकैतों की तस्वीर लेकर कटक के जेल में जाते, और न कटक के जेल में जाकर वहाँ के कैदियों से पूछताछ करने की कोशिश करते, और न उनको वहाँ 1999 गैंगरेप का जो एक एक्यूज्ड है, मतलब जो एक वो है कल्प्रिट धीरेन्द्र मोहंती, वो मिलता, और न उनको ये याद आता उड़ीसा पुलिस को या कमिश्नर साहब को कि भाई एक आरोपी जो मेन आरोपी है वो तो फरार है। तो इस तरह से डकैती के एक इत्तेफाक ने गैंगरेप के 22 साल पुराने आरोपी को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन सिर्फ इत्तेफाक से गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने सुना कटक पुलिस ने और भुवनेश्वर पुलिस ने कितनी मेहनत की, कितने जतन उन्होंने किए, और कोई जिसे कहते हैं कि कोई एविडेंस या कोई क्लू उन्होंने अनटच्ड नहीं रखा, और फाइनली अलग नाम अलग पहचान से रह रहा एक आदमी आखिरकार 22 साल बाद पकड़ा गया। तो ये थी आज की कहानी, आज के इन्वेस्टिगेशन का पूरा सीक्वेंस। आई होप कि आपको ये वाकया सुनकर अच्छा लगा होगा और आपको एक तरह से मतलब थोड़ा हौसला भी मिला होगा। जो लोग किसी अपराध का कभी शिकार हुए हैं या जिनको लगता है कि गुनहगार पकड़े नहीं जाते, हमारे देश में तो कानून कमज़ोर है, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों का नज़रिया भी बदला होगा कि देखिए देर सवेर ही सही गुनहगार पकड़ा ज़रूर जाता है। अभी जब ये पकड़ा गया है 22 साल बाद तो ये 50+ का हो चुका है। जब इसने वो क्राइम किया होगा तो आप समझ सकते हैं वो 30s के आसपास उस समय रहा होगा। तो उसने एक तरह से देखा जाए तो अपनी आधी ज़िंदगी तकरीबन एक फरार मुजरिम के तौर पर उसने निकाल दी, अपनी आधी ज़िंदगी। अब बाकी बची उसकी जो ज़िंदगी है वो अब जेल में गुजरेगी, उसे आजीवन कारावास की सज़ा होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि क्राइम नेवर पेज। अगर कोई भी अपराध करता है या अपराध करने के बारे में सोचता भी है तो उसके अपने दिमाग से इस तरह की बात या सोच को फ़ौरन निकाल देना चाहिए। ये हमारा सुझाव है, हमारी सलाह भी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट और सजेशंस ज़रूर कीजिए। मैं आमतौर पर जब आप लोगों के सामने
हाजिर होता हूं तो पिछले स्टोरीज़ में या पिछली कहानी में मैंने जो बात कही होती है उसके कमेंट्स जो है पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप सबको पता है कि मैं फिर से एक लंबे गैप के बाद, तकरीबन एक हफ्ते के गैप के बाद अभी हाजिर हुआ हूँ। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब उसकी कोई रेलिवेंसी है कि उतने पुराने वीडियो में आपने जो कमेंट किया था उन कमेंट्स को अभी पढ़ के फिर से उसका जवाब देने की कोशिश करूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उससे कोरिलेट भी ना कर पाएँ। तो इसीलिए आज तो नहीं, लेकिन अगली बार मैं उम्मीद करता हूं कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में मैं फिर से हाजिर हुआ तो आज के इस वीडियो में आप जो कमेंट करने जा रहे हैं, जो बातें लिखने जा रहे हैं, उन कमेंट्स को मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, अपने कुछ दर्शकों के नाम भी लूँगा। तो प्लीज़ आप अपना सहयोग, अपना प्यार यूं ही हमें देते रहिए और यूं ही हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।